नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। जब आपका विरोधी नीचे गिरे तो आप और नीचे गिर जाएं। जी हां, इसी लाइन और लेंथ पर चुनाव के दौरान हमारे राजनेता इन दिनों बैटिंग भी कर रहे हैं और बॉलिंग भी कर रहे हैं। ऐसी ऐसी गुगली जो सिर के ऊपर से निकल जाए। विरोधी ऐसी सोच से पनपे बयानों पर फुफकारते हैं और समर्थक तालियां बजाते हैं। द ग्रैंड चुनावी समर शुरू हो चुका है और बैटिंग करने वाले योद्धाओं की तरफ से बयानों के चौके छक्के भी खूब मारे जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। चिरंजीवी है। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए। गजब की डिक्शनरी खुली है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। नेताओं के बीच शब्दों का संग्राम छिड़ा है। हर एक बोल पर बवाल है। हर बयान सर्दी में सियासी गर्मी को बढ़ा रहा है। 22 इस कहानी का सबसे नया अध्याय लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी के मुताबिक सर्दी के बीच विपक्ष में जो गर्मी बढ़ी है वो जल्द शांत हो जाएगी। तो ये लोग वही करना चाहते हैं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे। इससे पहले उन्होंने फिर समाजवादी पार्टी को दंगावादी और तमंचावादी बता दिया। योगी के मुताबिक चोला समाजवादी, सोच दंगावादी, सपने परिवारवादी, मतलब तमंचावादी। इसी के 24 घंटे बाद बुलंदशहर से योगी ने समाजवादी पार्टी पर तमंचे का नाम लेकर एक और जुबानी फायर कर दिया। समस्या का समाधान उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। वे केवल एक पैसा माफियाओं के घर में जमा करते थे और अपराधियों को अपना शागिर्द बना करके उनसे तमंचा बनवाते थे, जिससे व्यापारियों का लूटपाट कर सके, डकैती डाल सके। लेकिन अब हम लोग बुलंदशहर के बगल में ही अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर यहां पर बनी हुई तो जब भारत की सीमा पर गरजेगी तो पाकिस्तान को वहीं पर नाकों से चलाना पड़ेगा। लेकिन शब्दों के तीर चलाने में पीछे कोई नहीं। कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने की थी हमीरपुर से, जब चिलमजीवी वाले बयान से उन्होंने सियासत के चिलमन में जो आग लगाई वो आज तक जल रही है। ये जो धुआं में रहते हैं, धुआं में ये जो चिरंजीवी है, ये जो चिरंजीवी है, इन्हें कुछ नहीं पता। अखिलेश ने रथ यात्रा के दौरान जो कहा सो कहा, उसके बाद वो थमे नहीं बल्कि शब्दों से संयम छूटता चला गया। सोचो, मुख्यमंत्री जी ने और उनके कुछ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री जी को भी चिलम सिखा दिया। अब पता नहीं ये लोग चिलम पीते हैं कि नहीं पीते हैं, ये बात तो बाद में जानकारी होगी। लेकिन जो लोग हमें कह रहे हैं टोटी टोटी, वही हैं चिलम वाले। बस यहीं से उत्तर प्रदेश के चुनाव में शब्द हर बार सियासी मर्यादा लांघते चले गए और समाप्त हो गया भाषा का संस्कार। फिर यूपी की सियासी डिक्शनरी में ऐसे ऐसे शब्दों ने जन्म लिया कि सुनने वाले भी चकरा गए। से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए। व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? अब हिंदुस्तान में चुनाव और जिक्र पाकिस्तान और जिन्ना का न हो, भला ये मुमकिन कैसे है? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने इस कमी को भी पूरा कर दिया। अखिलेश यादव जी का जो है, मैं आपको बता दूं, उनको तो मैं
अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। ये वो समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश के सत्ता संग्राम में ताल ठोक चुके थे। 7 दिसंबर को मोदी गोरखपुर पहुंचे और जो कुछ कहा उसने दिसंबर की हल्की ठंड में यूपी के सियासी पारे को एकदम से चढ़ा दिया। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री ने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन बच्चा बच्चा जानता था कि निशाना किधर है और जहां ये वार हुआ वहां से पलटवार होने में देर नहीं लगी। सभा में जो लाल हरा सफेद हमें दिखाई दे रहा है, ये वो लोग हैं जो बदलाव ला रहे हैं। ये पीला रंग भी दिखाई दे रहा है। हम समाजवादी लोग मिलकर के रंग बिरंगा गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक रंगी लोग किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। अब तक ये साफ था कि यूपी के रण में असली जंग बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है, लेकिन अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश में केजरीवाल की पार्टी के झंडा बरदार संजय सिंह भी कूद पड़े। अगले ही दिन संजय सिंह ने प्रधानमंत्री की तस्वीर को ट्वीट कर दिया, जिसमें मोदी आरएसएस की काली टोपी पहने हुए हैं। इस तस्वीर के साथ संजय सिंह ने लिखा, मोदी जी, काली टोपी वालों का दिल और दिमाग दोनों काला होता है। इधर उत्तर प्रदेश में एक जंग लुंगी, टोपी, जिन्ना और चिल्लम पर छिड़ी थी, तो दूसरी ओर राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्ववादी का बिगुल बजा दिया। यूपी की सियासी डिक्शनरी में शामिल हुए इस नए शब्द ने लड़ाई और तेज कर दी। हिंदू जो होता है अपने डर को नफरत में, क्रोध में, हिंसा में कभी नहीं बदलने देता है। हिंदुत्ववादी जो होता है वो सिर्फ झूठ की राजनीति करता है, उसको सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं। राहुल का क्लियर टारगेट बीजेपी और योगी आदित्यनाथ थे और बस यहीं से सियासत के शब्दकोश में एक नए शब्द ने एंट्री मारी और वो था एक्सीडेंटल हिंदू का। जिस अमेठी से राहुल ने योगी पर वार किया, उसी अमेठी से योगी ने पलटवार किया। जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। और इसलिए जब वे एक्सीडेंटली थे तो ये एक्सीडेंट देश के साथ जब भी अवसर मिला, देश के साथ भी और अमेठी के साथ भी यही करते रहे। ये वो वक्त था जब ठंड भी अपने चरम पर थी और उत्तर प्रदेश की सियासत भी, लेकिन इसमें पाकिस्तान का तड़का बाकी था और ये कसर पूरी कर दी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। जब एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन को भारत का असली दुश्मन बताया। बीजेपी वोटों के खातिर पाकिस्तान को निशाना बनाती है, जबकि भारत का असली दुश्मन चीन है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी की इस पर स्पष्ट राय रही है, चीन हमारा असली दुश्मन है, जबकि पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन। लेकिन बीजेपी लोकसभा में वोट पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती है। बीजेपी ने अखिलेश की ओर से भड़काई इस चिंगारी को आग बनाने में देर नहीं लगाई। पाकिस्तान से लेकर याकूब मेमन तक और याकूब से लेकर कसाब तक सबकी याद दिला दी।
जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं, शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतार। अब बस कुछ दिन बचे हैं जब यूपी में पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। उससे पहले हर दल के दिग्गज अपना दांव खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इतिहास कहता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को चंदर बरदाई की एक चौपाई सुनाकर हरा दिया था, जिसके बाद कहा जाने लगा कि लड़ाई तलवार से पहले शब्दों से लड़ी जाती है। लेकिन सियासत की जंग में शब्द सियासी मर्यादा को पार करने में पीछे नहीं है और अभी तो चुनाव बाकी है। देखते जाइए और क्या क्या सुनने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। रुक करते हैं अगली खबर का। ये खबर है भोपाल से। यहां पर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा की जुबान फिसल गई। कैसे, ये हम आपको सुनवाएंगे। दरअसल 2019 में महात्मा गांधी ने देश और कांग्रेस का नेतृत्व संभाला। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि कार्यक्रम में ये बातें बोली हैं पीसी शर्मा ने। महात्मा गांधी जिन्हें 2019 में कांग्रेस का और देश का नेतृत्व संभाला और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। सालों साल वो अंग्रेजों की जेल में। महात्मा गांधी जिन्हें 2019 में कांग्रेस का और देश का नेतृत्व संभाला और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। सालों साल वो अंग्रेजों की जेल में रहे। तो सुना आपने किस तरीके से इनकी जुबान फिसल गई। इधर हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल का एक अलग अनोखा अंदाज देखने को मिला। कमल पटेल ने बाइक पर बैठकर शहर का राउंड लगाया। इसके साथ ही करीब 100 करोड़ से अधिक की लागत से 108 निर्माण कार्यों का अलग अलग स्थानों पर भूमि पूजन किया, लोकार्पण किया। वहीं बाइक पर घूमने पर कमल पटेल ने कहा कि नगर पालिका द्वारा शहर में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी गई। शहर में 108 स्थानों पर भूमि पूजन और लोकार्पण करना है और बड़ी गाड़ी से घूमने में समय लगेगा, इसलिए बुलेट पर सवार होकर हर एक वार्ड में जा रहे हैं। ये आज हरदा नगर के चहुमुखी विकास के लिए नगर पालिका हरदा द्वारा भाई सुरेंद्र नगर पालिका अध्यक्ष भाई दीपक सिंह उपाध्याय जो सभी पार्ष हैं, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है ना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो पूरे हरदा नगर के सभी 35 वार्डों में विकास के कार्य तेजी से चल रहे हैं। उसके भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम किए और आज 108 भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम हुए हैं। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो गया ना, इसीलिए फॉग फाइन। इसकी फाइन फाइन खुशबू सांसों में जाए, दिमाग में नहीं। फॉग फाइन, स्ट्रांग स्ट्रांग नहीं, फाइन फाइन। गेम में चैलेंजेस कभी भी आ सकते हैं। सर क्या करेंगे? पर जो सब्र से खेलेगा वही बाजी जीतेगा। RummyCircle.com पर खेलो, रहो एक कदम आगे और जीतो मेगा प्राइजेस। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपनी जोखिम पर खेलें। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति के बहाने प्रदेश में बलिदान पर सियासी रार शुरू हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को शहादत से कोई लेना देना नहीं, बलिदान से उनका कोई लेना देना नहीं, वो अमर जवान ज्योति का मतलब नहीं समझ सकते हैं। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि कांग्रेस बलिदानियों की पार्टी रही और बलिदान का सम्मान करना वो जानती है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि इंडिया गेट पर जलती हुई अमर जवान ज्योति आने जाने वाले को दिखती रहती थी, उनमें देश के शहीदों के प्रति गर्व और कृतज्ञता का भाव पैदा करती थी। इतिहास गवाह रही कि जो भी समाज अपने शहीदों का सम्मान नहीं बनाए रखता है, उनकी कुर्बानियों की यादों को सजोकर नहीं रखता, उनकी निशानियों का अपमान करता है, वो समाज मिट जाता है। दरअसल दिल्ली के इंडिया गेट पर 50 साल से जलने वाली अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल पर जलने वाली ज्योति में मिलाने के बाद सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति स्थापित करने का ऐलान किया है। तो इसका भूमि पूजन सांसद राहुल गांधी 3 फरवरी को करेंगे। अमर जवान ज्योति को बुझाया गया है और ये बहुत करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं पर आहत की गई और वो लोग जो शहादत की कीमत नहीं जानते, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई कभी लड़ी नहीं, वो उसकी कीमत नहीं जानते। कांग्रेस पार्टी बलिदानियों की पार्टी है, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी है। जो जवान सीमा पे शहीद हो रहे हैं, उनकी कीमत वो जानते हैं, उनकी जान की कीमत जानते हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी। 3 तारीख को आदरणीय राहुल जी उसका शिलान्यास करेंगे। रायपुर में अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी। इसको लेकर मंत्री अमरजीत भगत और शिव डहरिया ने साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय इसे बताया है। देखिए, हमारे शहीदों का सम्मान पूरे देश में होना चाहिए और उसी दिशा में हमारा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में एक अच्छा काम हो रहा है। उसकी शुरुआत हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी करेंगे। इस देश में जो आज़ादी के लिए जिन्होंने लड़े, उन योद्धाओं का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। जो जवान शहीद हुए हैं, उनके शहादत को नहीं भुलाया जा सकता और उसको हमेशा अक्षुण्ण रखने के लिए, उसको हमेशा लोगों के सामने उसको प्रज्वलित करने के लिए श्रद्धांजलि के रूप में अमर ज्योति जवान जो जलाया गया था, उसको पता नहीं किस विचार के तहत और क्या सोच करके उसको वहाँ से हटाया गया, जो कि लोगों के शहादत के साथ ही मजाक है। और इन सबके बीच राहुल गांधी 3 फरवरी को रायपुर पहुंच रहे हैं और इस बीच नवा रायपुर के किसानों का आंदोलन भी चल रहा है। तो कांग्रेस सरकार ने इस आंदोलन के मद्देनजर एक कमेटी बना दी है। पहली बैठक हो चुकी है कमेटी की, लेकिन क्या राहुल गांधी के दौरे के पहले किसानों का आंदोलन खत्म हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। कमेटी के सदस्य हैं शिव डहरिया। उनका कहना है कि राहुल गांधी के दौरे से पहले कई समस्याओं का निपटारा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई मियाद तय नहीं की गई है। वहीं उन्होंने किसानों की समस्या को बीजेपी सरकार के कार्यकाल का नतीजा बताया। वहीं सरकार में मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि जो सर्वश्रेष्ठ होगा वही समाधान ये कमेटी निकालेगी। कल किसानों के साथ हमारे मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई है और किसानों के साथ बैठक जो है सकारात्मक रही है। उन पट्टे की जो उन लोग मांग कर रहे हैं उसका सर्वे कराने का निर्देश दिया गया। उसमें हमारे किसान समिति के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे, स्थानीय सरपंच और जनप्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे और जैसे ही सर्वे होगा पट्टे देने की दिशा में आगे सकारात्मक कार्रवाई होगी। देखिए, ये जो किसानों की समस्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादे किए थे उससे संबंध में है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सुलझे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए मंत्रियों का एक कमेटी बना दिया है और उन लोगों को जवाबदारी दिया है कि उनसे बात करें, उनका समाधान निकालें। तो इसमें निश्चित रूप से समाधान निकलेगा, जो बेस्ट होगा वो होगा। इधर सीएम भूपेश बघेल की सख्ती के बाद भले ही अवैध रेत खनन रुक गया हो, लेकिन बिलासपुर में अवैध खनन के चलते अरपा नदी के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। हालात यह है कि अरपा में रेत उत्खनन करने के कारण शहर का जलस्तर तेजी से गिर रहा है। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इसे लेकर अरपा अर्पण महाअभियान समिति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की है। इस याचिका पर कोर्ट ने कलेक्टर को अरपा नदी में अवैध उत्खनन रोकने का आदेश दिया है।
रेत उत्खनन के चलते जल स्तर बनाए रखने वाला नदी का स्पंजी सिस्टम समाप्त हो रहा है। नदी से रेत गायब और मिट्टी के टीले, बंजर जमीन नजर आने लगी है। तुर्काडीह, कोनी से लेकर लोधीपारा, दयालबंद, शंचरी, दोमुहानी, बूटापारा, सेंदरी और नीरतू लमेर तक में सर्वाधिक उत्खनन होता रहा है। मैया में लगातार रेत का उत्खनन किया जा रहा है। जहां घाट है वहां तो जो नियम होती है सरकार की वो बिल्कुल दूर रख करके पोखले लगा करके किया जाता है, और जहां घाट नहीं है वहां पर भी सैकड़ों के तादाद में आपको ट्रैक्टर वहां पे नजर आएंगे जहां पे वो अवैध उत्खनन कर रहे हैं। नहीं, इसमें ऐसा वाली बात नहीं है। हम तो भाई देखिए, जो अवैध उत्खनन या परिवहन करते पकड़े पाया जाएगा हम उसके खिलाफ में केस बनाते हैं, और जो भी केस है वो उसमें सीधे कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ। आप पदाधिकारियों के सामने संसाधनों की कमी का एक बात कही है कि क्या है? संसाधन नहीं, देखिए जिले में भाई मेरे पास एक इंस्पेक्टर है और एक असिस्टेंट माइनिंग ऑफिसर है, इसके अलावा तो मेरे पास और कोई आदमी नहीं है, तो उसके साथ में मैं पूरी अपनी कार्रवाई कर रहा हूँ। इधर छत्तीसगढ़ में अवैध खनन के खिलाफ छत्तीसगढ़ में पुलिस की कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। इस बीच गरियाबंद के फिंगेश्वर थाना क्षेत्र में अवैध रेत के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान अवैध परिवहन करते हुए करीब 7 ट्रैक्टर जब्त किए गए। वहीं दूसरी तरफ जांजगीर चांपा में भी सीएम के आदेश के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। अवैध रेत खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। 2 दिन में 24 से ज्यादा वाहन जब्त किए गए। वहीं बलौदा और पंतोरा में रेत भरे 12 वाहन जब्त किए गए और वाहन मालिकों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से रविवार सुबह मन की बात की और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी को दुनिया को अलविदा कहने वाली बाघिन सुपर मॉम को मन की बात कार्यक्रम के जरिए श्रद्धांजलि दी। पीएम ने कहा कि बाघिन की मृत्यु ने लोगों को इतना भावुक कर दिया जैसे उनका कोई अपना ये दुनिया छोड़कर गया हो। इसी कारण दुनिया में प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति प्यार के लिए भारतीयों के प्यार की खुलकर तारीफ की जा रही है। प्रकृति से प्रेम और हर जीव के लिए करुणा, ये हमारी संस्कृति भी है और सहज स्वभाव भी है। हमारे इन्हीं संस्कारों की झलक अभी हाल ही में तब दिखी जब मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में एक बाघिन ने दुनिया को अलविदा कर दिया। इस बाघिन को लोग कॉलर वाली बाघिन कहते थे। वन विभाग ने इसे T15 नाम दिया था। इस बाघिन की मृत्यु ने लोगों को इतना भावुक कर दिया जैसे उनका कोई अपना दुनिया छोड़ गया हो। लोगों ने बाकायदा उसका अंतिम संस्कार किया, उसे पूरे सम्मान और स्नेह के साथ विदाई दी। आपने भी ये तस्वीरें सोशल मीडिया में जरूर देखी होगी। पूरी दुनिया में प्रकृति और जीवों के लिए हम भारतीयों के इस प्यार की खूब सराहना हुई। कॉलर वाली बाघिन ने जीवन काल में 29 शावकों को जन्म दिया और 25 को पाल पोसकर बड़ा भी बनाया। हमने T15 के इस जीवन को भी सेलिब्रेट किया और जब उसने दुनिया छोड़ी तो उसे भावुक विदाई भी दी। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश से छात्र छात्राओं ने पोस्टकार्ड लिखकर पीएम मोदी को पोस्ट किया। पूरे देश से 1 करोड़ पोस्टकार्ड में से 75 पोस्टकार्ड का सिलेक्शन किया गया, जिसमें रायसेन की छात्रा भावना सिरशाम का पोस्टकार्ड भी शामिल है। मेरे सामने एक और पत्र है मध्य प्रदेश के रायसेन में सरस्वती विद्या मंदिर में क्लास 10 की छात्रा भावना का। सबसे पहले तो मैं भावना को कहूंगा कि आपने जिस तरह अपने पोस्टकार्ड को तिरंगे से सजाया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। भावना ने क्रांतिकारी शिरीष कुमार के बारे में लिखा है। एक तरफ कोरोना कहर बरपा रहा है तो कमर तोड़ महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया। इसी बीच केंद्रीय बजट आने वाला है। ऐसे में राजधानी रायपुर के लोगों का मानना है कि सरकार महंगाई से थोड़ी राहत दे, सूनी पड़ी थाली पर रहम किया जाए। बजट से आम लोगों को और क्या उम्मीदें हैं, आम लोगों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सत्या राजपूत ने, आपको सुनवाते हैं।
केंद्र की आगामी बजट को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, उनकी क्या अपेक्षा है, इस जानकारी के साथ हमारे साथ यहाँ पे हर वर्ग के लोग मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे हम लोग। अभी सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि रोजगार एक बड़ी समस्या और जो भारत का अगर हम कहें तो युवाओं का देश है, तो ऐसे में बेरोजगारी कितना खतरनाक हो सकता है? देश का भविष्य छात्रों पर, युवाओं पर टिका हुआ है। इस मोदी सरकार के राज में लगातार रोजगार घट रहे हैं और जो रोजगार पहले स्वरोजगार थे वो भी कोरोना के कारण। और जो हमारी उम्मीद है आपको? उम्मीद तो मोदी सरकार से कुछ भी नहीं है। उन्होंने शिक्षा बजट को भी घटा दिया है। अब रोजगार की बात है तो अभी तक तो 2 करोड़ नौकरियों की वादा उन्होंने किया था, लेकिन आज तक एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिली है। तो उनसे कोई उम्मीद तो मुझे इस बजट में फिर से नजर नहीं आती। बाकी चीज़ों से उससे पहले हम आधी आबादी की बात कर लेते हैं। बात यह है कि महिलाओं को लेकर आप लोग को क्या उम्मीद है? हम रसोई की बात करें, मेकअप के सामान की बात करें या तमाम राशन को लेकर करें। देखो, महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, ये तो कोई इसमें शक नहीं है। अब कोरोना के चलते तो और जॉब भी सब चले गए हैं, बहुत सारे जॉब चले गए, जिससे महिलाओं के लिए घर के खर्चे जो है वो करना मुश्किल हो रहा है। जी, लगातार नरेंद्र मोदी ने शिक्षा का बजट काटा है। हमें इस बार यही अपेक्षा है कि शिक्षा का बजट और बढ़ाया जाए। और स्वास्थ्य में नरेंद्र मोदी जी जब पहली लहर चली गई थी और पहली लहर के बाद बोले थे वो कि कोरोना हमने देश से खत्म कर दिया, पर दूसरी लहर में पूरे देश के सामने सच्चाई सामने आ गई कि उन्होंने एक भी ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाए, ना ही कोरोना के लिए सेकेंड लहर के लिए कोई अच्छी व्यवस्था की। तो हमारी अपेक्षाएं हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो हमारे देश में हम काफ़ी पीछे, मतलब दूसरे अन्य विकसित देशों के से भी हम पीछे हैं, तो इस बार शिक्षा और स्वास्थ्य में ज़्यादा बजट खर्चा किया जाए, ना कि दूसरे चीज़ों में। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जिस प्रकार से सभी महंगाई तेल के प्रोडक्ट पे है, गृहस्थी में जो 30% का लगभग इंक्रीज हुई है, लोगों के बजट बिगड़ गए हैं। तो मेरा एक सुझाव भी था और सरकार को उस पर संज्ञान में लेना चाहिए, तेल के दाम कम होने चाहिए जिससे आम जनता को लाभ पहुंच सके। देखिए, बातचीत से स्पष्ट है कि कथनी और करनी में बेहद अंतर है और यहाँ पे जो काम हो रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो लोगों की सरकार से अपेक्षा है कि रोजगार की व्यवस्था बढ़े, स्वास्थ्य शिक्षा में जोर दी जाए। और जिस तरह से अगर हम बात करें महंगाई को लेकर, तो जो घरेलू को जो जेब कट रहे हैं लोगों की, उसमें नियंत्रण की जरूरत है। तो अब देखना ये होगा कि उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन सरकार इस पर कितने खरी उतर पाती है। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। इधर बता दें कि रतलाम के लोगों को केंद्रीय आम बजट से कोरोना संकट के बीच राहत मिलने की काफी उम्मीदें हैं। तो हर जगह के लोग इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, उनको उम्मीदें बहुत हैं इस आम बजट से। बहरहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।